आज की चुनौतियों की बात है। तो देखिए, चुनौतियां तो हमारी जिंदगी में हमेशा रहती हैं। छोटी छोटी चुनौतियां तो रोजमर्रा की होती हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां भी होती हैं। और चुनौतियां ना हो तो जिंदगी नहीं है। चुनौतियों से लड़ते ही लड़ते और चुनौतियों का सामना करके ही हम कहीं पहुंचते हैं। तो चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन कई बार चुनौतियां ऐसी होती हैं कि हमको दिख रही है सामने, हमें ये करना है, हमें ये नहीं मिला है। लेकिन कई बार वो ऐसी चुनौतियां होती हैं जो किसी साजिश के कारण पैदा होती है। कोई साजिश होती है, कोई षड्यंत्र होता है, ऐसा षड्यंत्र कि जिसमें वो हमारे हक लेने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त वैसी ही चुनौतियां हमारे सामने हैं, क्योंकि जो हमें कुछ मिला था, जो आज तक हमने लड़ के लिया था, या जो बिना लड़े भी हमें मिला, जैसे वोट का अधिकार हमें बिना लड़े मिला था, जबकि उसके लिए अमेरिका के जिस संघर्ष की बात की गई, वहाँ पर काम के घंटे के लिए लड़ाई हुई थी, मजदूरी के लिए लड़ाई हुई थी, और वोट का अधिकार के लिए भी लड़ाई हुई थी। वहाँ की औरतों को वोट का अधिकार नहीं था। हमारे यहाँ वोट का अधिकार हमें तुरंत जैसे ही हम आजाद हुए, संविधान बना, हमें वोट का अधिकार मिल गया था। तो जो ताकत, जो चीजें हमें मिल गई थी, जो सुविधाएं हमें मिल गई थी, जो चीजें हमें मिल गई थी, उन चीजों को अब ये फिर से वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमें वापस उस साम्राज्य में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको मनु महाराज के समय में था कि औरतों को पढ़ने का हक नहीं है, औरत कभी आजाद नहीं है। मनु का कहना है, जिसको ये लोग कहते हैं कि संविधान हटा के हम मनुस्मृति लागू करेंगे, उसमें था कि औरत कभी भी आजाद नहीं है। वो जब बच्ची होती है तो वो बाप की निगरानी में रहे, जब वो बड़ी हो, ब्याह हो जाता है तो पति की निगरानी में रहे, और जब बूढ़ी हो जाती है तो अपने बेटे की निगरानी में रहे। माइक तो उसको औरत कभी भी आजाद नहीं है, औरत को कभी भी आजादी का हक नहीं है। ये ऐसी, और इसमें जाति प्रथा, मनुस्मृति में जबरदस्त जाति प्रथा की बात है कि दलितों को पढ़ने का कोई हक नहीं है। दलित सिर्फ सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, और दलित लोगों के कान में अगर कोई विद्या की बात पड़ जाए, वेद की बात पड़ जाए, तो उनके कान में पिघला शीशा डाला जाना चाहिए। तो ऐसी किताब को, जो इतने अत्याचारों से भरी हुई है महिलाओं और दलितों के प्रति, ऐसी किताब को लागू करने की बात करते हैं और संविधान को हटाने की बात करते हैं। और ये कोई अब छुपी हुई बात नहीं है। उनके मंत्री ने ही पिछले लोकसभा इलेक्शन में कह दिया था कि अब की जब हमारी 400 पार संख्या होगी, 400 से ज्यादा हम लोग जीत के जाएंगे, तो हम संविधान को बदल देंगे। ये बात वो कह चुके हैं। तो जब वो कह चुके हैं तो ये संविधान की रक्षा करना इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी काम है। और इसके लिए जरूरी काम ये है, जो साफ शब्दों में मैं कह रही हूँ, इधर उधर की लाग लपेट नहीं, कि जब तक ये सरकार रहेगी संविधान खतरे में रहेगा। जब जब ये सरकार आई है, इसने संविधान को बदलने की, संविधान को संशोधन करने की, संविधान को फिर से लिखे जाने की वकालत की है, कमेटियां बैठाई हैं, और संविधान बदलेगी, बदल के रहेगी अगर लिखे से आ गई। तो पहला काम हमें ये समझना चाहिए कि सिर्फ अपनी छोटी छोटी चीजों से थोड़ा ऊपर उठ के एक बात ये समझ लीजिए बहनों, कि इस सरकार को दोबारा नहीं आने देना। इस सरकार को अगर आई तो ना रोजी रहेगा, ना रोजगार रहेगा, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि दूध भी बच्चों को नहीं मिल पाएगा। ये सब आप लोग देख रहे हैं, रोज जब आप कोई चीज खरीदने जाती हैं तो आप देखती हैं हर चीज का क्या दाम है, बच्चों की पढ़ाई का क्या हो रहा है। लड़के अब पढ़ लिख के, और वो एकमात्र नौकरी जो उनको मिल रही है वो है डिलीवरी बॉय, कि आप वो क्या खाने के जोमेटो और क्या क्या चीजें हैं, उनके लिए आप बस मोटरसाइकिल उठाइए, यहाँ से वहां जाइए, वहां से वहां जाइए, खाना पहुंचाइए। ये एक नौकरी है। किसी ने मुझे बड़े उससे बताया कि अरे 10-10 हजार कमा लेते हैं ये लोग, इसमें कौन सा मान सम्मान है, इसमें इस नौकरी में कौन सा आपको काम करने का सुख मिल रहा है। 10,000 क्या चीज होते हैं आजकल की दुनिया में, आज के समाज में जो आपकी ही दी हुई महंगाई है। तो इसलिए इस बात को बिल्कुल आप समझ लीजिए कि सबसे पहला काम ये है कि ये जो सरकार इस वक्त की है, उसकी विचारधारा को समझिए और उसको बर्खास्त करने का एक कसम ले लीजिए, एक संकल्प ले लीजिए। इस सरकार को नहीं आने देना है, क्योंकि ये सरकार औरतों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ तो है ही, लेकिन इस सरकार के जो उस तरह के लोग हैं जो बताते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, उनकी किताबें पढ़ लीजिए तो उसमें साफ लिखा है कि औरतों का काम एक ही है कि आप बहादुर बच्चे पैदा करो।
यानी कि औरतों को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, औरतें साइंटिस्ट नहीं बन सकती हैं। वो सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में इतने दिनों से है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जो एस्ट्रोनॉट है, वो किसी काम की नहीं है। हमारी जो खिलाड़ी महिलाएं हैं वो किसी काम की नहीं है। सिर्फ काम लड़कियों का एक है कि वो शादी हो, पति के अनुशासन में रहे और उसके बाद वो वीर बच्चे पैदा करें जिनसे वो पाकिस्तान से लड़ाई में इस्तेमाल करना चाहती हो। तो इसलिए इस सरकार को आप समझिए कि ये संविधान के खिलाफ है, ये हमें बोलने भी नहीं देना चाहती। आप देख लीजिए कि हम अपनी कोई मांग लेके चले, किसी चीज पर विरोध करना जाहिर करना चाहे, अगर हम चाहें कि हम एक जुलूस लेके निकले तो ये हमको जुलूस निकालने की भी अब इजाजत नहीं देती है। हर जगह दफा 144 लगी हुई है और हमें इतने दिनों से आप देखेंगे कि आपको जुलूस निकालने की भी अब इजाजत नहीं है। और अगर आप कोई बात कह दीजिए जो इन्हें खलती है, जो इन्हें नापसंद होती है, वो कितनी भी सही बात हो, कितनी भी सच्ची बात हो, तो आपको वो देशद्रोही बता देते हैं। अभी आप देखिए कि किसी ने कहा औरंगजेब के लिए कि वो अच्छा प्रशासक था, इस पर उसके खिलाफ उसको असेंबली से निकाल दिया गया। अरे भाई, अच्छा प्रशासक तो वो था ही, और कहा गया कि वो इतना क्रूर था, इतना निर्दयी था कि वो उसकी तरह तारीफ कोई कैसे कर सकता है। तो भैया हमारे यहाँ भी कोई क्रूरों की कमी नहीं है। हमारे अशोक महान, आप सबने इतिहास पढ़ा है, जानते हैं हमारे अशोक महान ने पहले कितनी हत्याएं की थी कि उनका नाम कर पड़ा था चंड अशोक। उनको चंड अशोक कहा जाता था और बहुत बड़ी संख्या में कलिंग विजय के समय लोग मारे गए थे और फिर उनको पश्चाताप हुआ, फिर वो महान बने, फिर उन्होंने अहिंसा का धर्म अपनाया, फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमारे यहाँ अहिंसा नहीं होगी, और इस बात की उन्होंने शिलालेख लगवाए, जगह जगह प्रचार करवाया अहिंसा का कि हिंसा नहीं। लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ एक बिंबिसार राजा हुए थे, हमारे यहाँ अजात शत्रु हुए थे जो अपने बाप को ही मरवा दिए थे। तो ऐसा नहीं है, ये राजा होते हैं, उनकी अपनी जो भी चीजें होती हैं उनके कारण उन लोग को ये सब वो करते हैं। तो इन बातों को लेके पुराना इतिहास में क्या हुआ उसको लेके बहस की बात कोई बात नहीं हो। और पुराने अगर हम किसी पे भी कुछ कहते हैं, आप नेहरू को हजारों गालियां रोज देते हैं तब कुछ नहीं होता है, और कोई किसी और के लिए कुछ कह दे तो वो देशद्रोही हो जाता है। तो इस सरकार को आप ये भी समझिए कि ये कितने उलूल जुलूल बातें करती है और कितने एक दूसरे की विरोधी बातें कहती है। तो इसका कोई भरोसा नहीं। और महिलाओं की इज्जत कितनी है, आप हमारे डबल इंजन की सरकार में देख लीजिए कि हमारे मोदी जी छोड़े बैठे अपनी पत्नी को, जिसकी आज तक उन्होंने खबर न ली, तलाक भी नहीं दिया। जो कुछ मुआवजा देना पड़ता है, पत्नी को तलाक दीजिए आप तो उसको कुछ आपको कुछ रहने सहने के लिए कुछ देना पड़ता है, कुछ मुआवजा देना पड़ता है। ये मुआवजे से भी बच के भाग गए। पहले उन्होंने लिखा था कि हमने शादी की बात ही नहीं भरी थी उन्होंने अपने उसमें पत्र में, और दूसरे बार भरा, लेकिन पत्नी बेचारी वही पढ़ा रही है, पत्नी की कोई खैर खबर लेने के लिए वो नहीं है। जबकि आज हमारी गवर्नर साहबा का एक लेख निकला है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि मोदी साहब महिलाओं की कितनी इज्जत करती है। जो घर में पत्नी की इज्जत ना कर सका, वो बाहर तो मुंह देखे की इज्जत करना, तो आप कैसी हैं कर देना तो बहुत आसान होता है। घर में आप अपनी पत्नी के साथ कैसा सलूक करते हैं, असली सलूक की बात वो है। और वही बात हमारे योगी जी की है कि कोई वो इज्जत औरतों की करना इन लोगों ने सीखा ही नहीं है। तो इसलिए औरतों की अगर इज्जत करवानी है तो इस सरकार को घटा बतानी है, इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो तुम बोल रहे हो। दूसरी बात मैं कहूंगी संगठन की। जिस दिन आप लड़ना सीखते हैं, जिस दिन आप अपनी आवाज उठाना सीखते हैं, जिस दिन आप बराबरी की बात करते हैं, तो ये है हमारा असली त्योहार, ना कि करवा चौथ और इस तरह के त्योहार नहीं बताया। तो वो संगठन की ताकत हमने सीखी, और उस संगठन की ये सब जो महिला संगठन हमारा है, बात महिला फेडरेशन है, जो इतना पुराना संगठन है, जिसकी कांति जी ने और आशा जी ने बताया उसका उसकी कितनी बड़ी हस्तियां उसके साथ जुड़ी गई जिन्होंने उसको बनाया। तो ये संगठन में जो ताकत है, उस संगठन की ताकत को हमें मजबूत करना है, और संगठन के बूते ही हमें कुछ मिल सकता है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो चुनौतियों की जो बात है, एक और बात मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं है, चीजें इस वक्त बहुत खराब हो रही हैं और हम जान रहे हैं कि वो और खराब होंगी। हमारे हक छीने जा रहे हैं और हक छीने जाएंगे, लेकिन बहुत मायूस होने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि एक बात तो मुझे दवा समझ में आ ही गई है कि सरकार बदल रही है, लेकिन इंडिविजुअली आप देखिए कि महिलाएं क्या नहीं कर रही है। आप फिल्म जगत में देखिए, दो तरफा धाराएं चल रही है, क्योंकि हमारी सुरक्षा की बात सरकार की तो जिम्मेदारी अब है नहीं। अब तक की सरकारें होती थी, ऐसा नहीं कि सब बहुत बहुत दूर की धुली सरकारें कोई भी नहीं होती हैं, लेकिन उनमें ये होता है कि आप कुछ कहेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। अब ये है कि आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, और अगर आप हमारे खिलाफ कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं। तो बात यह है कि जब हम खड़े होते हैं सरकार के खिलाफ, तो उसके खिलाफ तो हम नारे वारे लगाने, उसकी भी परमिशन कुछ दिनों बाद नहीं मिलेगी। लेकिन जो हमको अपनी ताकत के लिए समझना चाहिए कि हमारी जो इंडिविजुअल ताकतें हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उनको हम हमेशा याद रखें। आप देखिए कि जो हमारा फिल्म जगत है, उसकी हमारी जो जो अगर किसी ने ना देखी हो तो वो जरूर देख ले, मिसेज एक फिल्म आई है, उसमें आप देखिए कि आदमी किस तरह से औरतों पर बिना जाने, बिना महसूस किए, छोटी छोटी बातों में किस तरह से औरतों को दिल दुखा देते हैं, औरतों को शोषण करते हैं, वो देख लीजिए। एक फिल्म आई थी लापता लेडीज, ना देखी हो आप लोगों ने तो देख लीजिए। उसमें आप उससे आपको ये ध्यान आ जाएगा, वैसे तो पता है कि आप में से जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, सब किसी न किसी गुण से संपन्न है, किसी न कोई काबिलियत आप में ऐसी है जिसको लोग पहचान नहीं रहे। चाहे वो कोई चीज, कोई खाना बहुत बढ़िया बनाने का हो, चाहे कोई सिलाई बहुत बढ़िया करता हो, चाहे कोई बहुत बढ़िया चित्रकारी करता हो, चाहे कोई बहुत बढ़िया ऐपन बनाता हो, लेकिन कोई न कोई कला, कोई न कोई हुनर आप सब में है। अपने उस हुनर को पहचानिए और उस हुनर को आगे बढ़ाइए। वो लापता लेडीज में यही है कि वो औरतें खो जाती हैं और उसके बाद धीरे धीरे पता चलता है, जो कि फिल्म सीधे नहीं कहती है, लेकिन वो दिखाई पड़ जाता है कि हर लड़की में कोई गुण छिपा है और वो लोग क्या क्या कुछ नहीं कर रही है। तो जो हम लोग इस बात को एक तो देखें कि अपने घर में औरत मर्द की आजादी के लिए और बराबरी के लिए लड़कों को भी समय की बहुत कमी है, उस बात को संक्षेप में रखें। चाय दे जाना या चाय बना देना या कप धोना या हाथ से दूसरे बर्तन उठा के ले जाओ, ये सिर्फ आप अपनी बेटी से अगर कहती है तो बहुत गलत करती है, और फिर आप अपने घर में ही गैर बराबरी ला रहे हैं। ये काम बेटे से भी कहना चाहिए, जो भी काम कहा जाए वो बेटे से भी, बेटी भी पढ़ रही है, बेटा भी पढ़ रहा है, तो बेटा भी बर्तन उठाए, बेटी भी बर्तन उठाए, सब मिल के, पूरा घर मिल के काम करे, और पूरा समाज हमारा सहयोग से ही चल रहा है। जो मैं ये संविधान की बात कर रही हूँ, संविधान में भी सारे लोग जो इतने पुरुष थे, उसमें महिलाओं के हकों की बात पुरुषों ने जबरदस्त ढंग से की, तो महिलाएं तो लड़ी ही। और हम अपने उन पुरखों को बिना भूले जो उस समय जब हमारी संविधान सभा बनी थी, तब उस समय महिलाओं के अधिकारों की बात जिन लोगों ने की थी और दलितों के अधिकारों की बात की थी, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की कुछ महिलाएं उसमें थी। हमारे पड़ोस में संगीला है हरदोई जिले में, वहाँ की बेगम आजाद रसूल उसकी सदस्य थी। तो इन सारे लोगों का भी उसमें योगदान रहा। तो जिस संविधान को बनाने में हमारी महिलाओं का योगदान रहा, जो आजादी की लड़ाई लड़ने में हमारी महिलाओं का योगदान रहा, और कितनी महिलाएं, मतलब महिलाओं की संख्या कम नहीं होती थी। गांधी जी के जो साथ रहते थे वो सब महिलाएं ही ज्यादा थी, और गांधी जी के आदर्शों को लेकर आगे चलने वालों में महिलाएं ही ज्यादा थी। तो सारी महिलाएं, और जो हमारे यहाँ का जो वामपंथी आंदोलन चला उसमें भी महिलाओं की भूमिका बहुत जबरदस्त थी। तो महिलाएं अपनी भूमिका पहचाने, और जिस तरह से आप सब लोग संगठन से जुड़ी हैं, संगठन से जुड़ी रहिए, और जान लीजिए कि आपके मन में जो है उसको कहने की आजादी आपको है। अपने मन की बात जरूर कहिए, संविधान की रक्षा का पूरी कोशिश कीजिए, और अपने घर में भी लोकतंत्र का माहौल बनाइए, अपने घर में भी अभिव्यक्ति की आजादी दीजिए। मतलब घर से शुरू होती है। घर में लड़कों की जो आजकल बहुत बलात्कार के केसेस सामने आ रहे हैं, महिला हिंसा के केसेस सामने आ रहे हैं, तो आप देखिए कि इसमें घर से ट्रेनिंग शुरू होती है। महिलाओं की इज्जत करना बच्चों को, बेटों को घर से सिखाया जाना चाहिए, ये भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं ये दो बातें, और एक और शिक्षा की मैं बात करूँ कि सबसे जरूरी खाने और कपड़े के बाद सबसे जरूरी शिक्षा होनी चाहिए। सबसे बड़ा बजट शिक्षा का होना चाहिए, तीसरे नंबर का। ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का कहना था कि शिक्षा, क्योंकि शिक्षा सिर्फ नौकरी का साधन नहीं है, शिक्षा आपके सोच को बदलती है,
आपके सोचने का तरीका बदलती है। शिक्षा से आपको पता चलता है कि कोई लड़की जो दूसरे लड़के से बात कर रही है तो वो चरित्रहीन नहीं है, वो उसकी साथी है, वो उसकी कॉमरेड है। दोनों कोई अच्छी बातें कर रहे हैं, दोनों पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं, दोनों समाज को बदलने की बातें कर रहे हैं। ये आप तभी समझेंगे जब आप शिक्षा पाएंगे। और शिक्षा से ही आपका एक चीज होती है, वैज्ञानिक सोच, यानी कि चीजों को समझना कि इसका ये कारण है तो इसके कारण ऐसा हुआ। ये नहीं होता है कि कुछ भी बस ऐसे हो गया, ऐसे कुछ भी नहीं हो जाता है। तो ये बात। और एक और बात है जो सरकार के बारे में, एक और बात आपसे कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि कुंभ पहले नहीं होता था। कुंभ पहले भी होता था, हज पे भी लोग जाते थे, कुंभ में भी जाते थे, कभी किसी ने प्रचार नहीं किया। सबको पता चल जाता है कि कब हज जाना है, सबको पता चल जाता है कब कुंभ जाना है। पंचांग होता है, उससे सारे हिंदू धर्म के सारे तीर्थ त्योहार पता चल जाते हैं। उसमें किसी को वोट नहीं लगाने पड़ते हैं, किसी को 2-2 पन्ने के विज्ञापन नहीं देने पड़ते। हमारा सवाल इस सरकार से ये है कि जिस चीज के बारे में सब लोग पूरा, आज से पहले, इससे पहले क्या कुंभ नहीं होता था? हर 15 वर्ष पे, हर 6 वर्ष पे कुंभ होता है और हर 12 वर्ष पे कुंभ होता है। तो हमेशा सबको कुंभ कब है सबको पता चल जाता था, सब लोग जाते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना विज्ञापन पे खर्चा किया गया। तो ये जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया और इतनी व्यवस्था फैलाई गई, और कुंभ में सब बराबर होते हैं। हर धार्मिक स्थल पर, चाहे वो किसी का भी धार्मिक स्थल हो, वहाँ सब बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर वीआईपी बना दिए गए और साधारण आदमी बना दिया गया। वीआईपीओ के लिए सारी सुविधाएं और आम आदमी के लिए कुचल के मर जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। और यही एक ऐसा हिंदू मुसलमान की जो बात करते हैं ये लोग, कि पहली बार ऐसा कुंभ हुआ, पहली बार ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि कुंभ में मुसलमान नहीं आए। बिना मुसलमानों के कभी हिंदू समाज का काम चला नहीं। कितनी दुकानें हैं जो सिर्फ मुसलमानों की होती हैं, औरतें भी। जो दर्जी की बात लाइश ने की, हम लोग दर्जी भी, हमारे तो हमारा भी मुस्लिम ही है और दर्जी ज्यादातर मुसलमान काम करते हैं, और उनके पास हम लोग इस हक से जाते हैं कि भैया ये ऐसा बनना है, और ऐसा नहीं बनेगा तो देखिए हम वापस कर जाएंगे। मतलब लड़कियां जितने हक से अपने टेलर मास्टर के पास जाती हैं और जितने हक से उनके काम करवाती हैं, उनको उन्होंने इस तरह से बेइज्जत किया कि आप जो है सीसीटीवी कैमरा लगाइए। आप उन बलात्कारियों को माला ले पहनाते हैं, जेल से छोड़ देते हैं, उनके समर्थन में जुलूस निकालते हैं जो बलात्कारी हैं, और जो काम कर रहे हैं महिलाओं का, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए आप कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगाओ। तो ऐसी भेदभाव वाली, ऐसी दूषित मानसिकता वाली, ऐसे खराब सोच वाली, ऐसी दलित विरोधी, ऐसी महिला विरोधी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं आपसे बार-बार गुजारिश करती हूँ, इस सरकार के षड्यंत्र को समझिए, न वो हमें जीने देगी न मरने देगी। इसको हटा के दम लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया।